हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस जोन होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बाजार संरचना में कई विक्रेता निःशुल्क प्रवेश और निकास के साथ एक समान उत्पाद बेचते हैं। यानी कि ऐसी बाजार संरचना जिसमें कई सारे विक्रेता जो सामान बेचते हैं, जो सेलर होते हैं उनको विक्रेता बोलते हैं। कई सारे विक्रेता निःशुल्क प्रवेश करते हैं और निकास करते हैं और एक समान उत्पाद को बेचते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एकाधिकार, ऑप्शन नंबर 2 अल्पाधिकार, ऑप्शन नंबर 3 एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसी बाजार संरचना जिसमें कई सारे जो सेलर्स होते हैं समान रूप से प्रवेश करते हैं और समान रूप से निकल भी सकते हैं और अपने उत्पाद को बेचते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये एकाधिकार नहीं होगा, क्योंकि एकाधिकार में केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अल्पाधिकार भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अल्पाधिकार में कम लोग का अधिकार होता है। एंड थर्ड जो दिया हुआ एकाधिकार प्रतियोगिता, अगेन एकाधिकार नहीं होगा, ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कंपनी का लाभ अधिकतम कैसे करें, ऑप्शन नंबर 2 किसके लिए उत्पादन करें, ऑप्शन नंबर 3 क्या उत्पादन करें, ऑप्शन नंबर 4 कैसे उत्पादन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कंपनी का लाभ अधिकतम कैसे करें। ये किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ ए में सूचीबद्ध प्रत्येक लिपिड अणु को कॉलम बी में दिए गए उसकी सही कार्बन संख्या से सुमेलित कीजिए। तो ए में लिपिड अणु दिया हुआ है और बी में उसकी कार्बन संख्या को दिया हुआ है। तो पामिटिक अम्ल का कार्बन संख्या क्या होता है? पामिटिक अम्ल का C16 होता है। एराकिडोनिक अम्ल का कार्बन संख्या C3 होता है। एंड ग्लिसरॉल का कार्बन संख्या एराकिडोनिक अम्ल का कार्बन संख्या C20 होता है, यानी कि कार्बन 20, और ग्लिसरॉल का कार्बन 3 होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टायरोसिन को अमीनो अम्ल की किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 चार्ज अमीनो एसिड, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 गैर ध्रुवीय अमीनो अम्ल, नॉन पोलर अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर 3 एरोमेटिक अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, लेकिन साथ ही साथ वो एरोमेटिक होता है। मतलब ये अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है, लेकिन उसमें एक सुगंध होता है, एक आरोमा होता है, इसलिए उसको अनिवार्य अमीनो अम्ल होने के साथ साथ वो एरोमेटिक भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का प्राथमिक अधिदेश क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यह सुनिश्चित करना कि कानून एवं नीतियाँ बाल अधिकारों के अनुरूप हों। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का जो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, यह सुनिश्चित करना है कि कानून एवं नीतियाँ बाल अधिकारों के अनुरूप हों। बाकी ये जो अदर ऑप्शन दिया ये तो होता ही है, लेकिन ये सेकेंडरी होता है। उसका जो मेन अधिकार होता है बच्चों के लिए कानून और नीतियाँ बनाना होता है, और बच्चों के लिए कानून और नीतियाँ बाल अधिकारों के अनुरूप हों। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है, इसी प्रकार इनुलिन का बहुलक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 माल्टोज, ऑप्शन नंबर 2 ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर 3 फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर 4 राइबोज। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जो ग्लाइकोजन होता है ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे फ्रक्टोज मिलकर इनुलिन बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण में प्राथमिक अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बाल अधिकार मूर्त है, जबकि बाल संरक्षण अमूर्त है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर 2 बाल अधिकार नाबालिगों के लिए है, जबकि बाल संरक्षण वयस्क के लिए ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि जो बाल संरक्षण होता है ये बालकों के लिए होता है, वयस्क के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बाल अधिकार केवल शिक्षा के लिए है, जबकि बाल संरक्षण स्वास्थ्य के लिए है, ये भी राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बाल अधिकार सिद्धांतों का समूह है, जबकि बाल संरक्षण एक ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क है। इसमें पूछा हुआ बाल अधिकार और बाल संरक्षण में अंतर क्या होता है। जो बाल अधिकार होता है उसमें सिद्धांतों का समूह होता है, यानी कि बाल अधिकार में बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, जैसे कि उनको शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्र जीवन का अधिकार है। और जो बाल संरक्षण होता है एक ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन का प्राथमिक लाभ है। ऑप्शन नंबर 1 यह नदियों में वाष्पन से होने वाली हानि को रोकता है। ऑप्शन नंबर 2 यह बोरवेल पर निर्भरता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 3 यह भूजल प्रदूषण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 4 यह नगरपालिका जल आपूर्ति प्रणालियों पर दबाव कम करता है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में अगर वर्षा के जल को संचय किया जाता है तो इससे क्या होता है, तो जो नगरपालिका पर जल आपूर्ति का जो दबाव होता है इसे कम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विकासवादी मनोविज्ञान में व्यवहार की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः परिवेश से शिक्षित के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 उत्तरजीविका और प्रजनन को संवर्धित करने वाले अनुकूल के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 अचेतन संघर्षों के परिणाम के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 यादृच्छ और अर्थहीन के रूप में। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो व्यवहार की व्याख्या की जाती है, तो यह जो है यह उत्तरजीविता और प्रजनन को संवर्धित करने वाले के अनुरूप में होता है। मीन्स डेवलपमेंटल मनोविज्ञान की बात कर रहा है ये, जिसमें डेवलपमेंट से ही समझ सकते हैं, जहाँ पर विकास की बात होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 वस्तु मुद्रा कॉमोडी मनी। ऑप्शन नंबर 2 प्रतिनिधि मुद्रा जो रिप्रेजेंटेटिव मनी। ऑप्शन नंबर 3 है अधिदिष्ट मुद्रा फिएट मनी। ऑप्शन नंबर 4 वस्तु विनिमय टोकन बाटा टोकन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अधिदिष्ट मनी। इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो वस्तु मुद्रा क्या होती है। वस्तु मुद्रा यह होती है इसमें जो मुद्रा होती है इसका मतलब आंतरिक मूल्य होता है, यानी मुद्रा के रूप में जो भी चीज़ें उपयोग की जाने वाली जो वस्तु होती हैं उनका खुद का मूल्य होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई सामान लेना है, मेरे पास मुद्रा नहीं, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके बदले में सोना चांदी के बदले में भी हम जो सामान ले सकते हैं वो वस्तु मुद्रा के कैटेगरी में आता है। मतलब सोने चांदी को भी हम वस्तु मुद्रा के रूप में यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो दिया है प्रतिनिधि मुद्रा, ये भी वस्तु मुद्रा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर यह होता है कि इसका भी कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन इसे किसी मूल्यवान वस्तु जैसे कि सोने या चांदी के एक निश्चित मात्रा के बदले बदला जा सकता है। लेकिन बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं बैंक में होती हैं। एंड सेकेंड जो फिएट मनी है, अधिदिष्ट मुद्रा है, ये जो होती है यह मुद्रा होती है जिसे सरकार द्वारा कानूनी निविदा घोषित किया जाता है और इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इसे किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, बल्कि यह सरकार के आदेश पर विश्वास पर चलती है। आधुनिक करेंसी नोट इसी का उदाहरण है। यानी कि जो आधुनिक करेंसी नोट का हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी सामान को लेन देन में, तो इसका कोई खुद का मूल्य नहीं होता, आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये सरकार द्वारा मान्य है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु विनिमय टोकन जो बार्टर टोकन्स होता है। बार्टर टोकन में क्या होता है, इसमें वस्तु या सेवाओं का सीधे आदान प्रदान होता है। इसमें आमतौर पर टोकन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली मूल्य तंत्र के माध्यम से केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है। ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 बाजार अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 3 पारंपरिक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 निर्देशित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन का मतलब ये है कि कौन सी आर्थिक प्रणाली मूल्य तंत्र के माध्यम से केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है। केंद्रीय समस्या का समाधान कहाँ पे होती है, बाजार अर्थव्यवस्था में होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाजार अर्थव्यवस्था। केंद्रीय समस्या
क्या समाधान बाज़ार में होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेना होता है या फिर बाज़ार अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जहाँ पे आर्थिक निर्णय क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब का निर्णय लिया जाता है। समस्या के अकॉर्डिंग चीज़ों को उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बच्चे के विकास के अधिकार में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर 1, चुनाव में मतदान का अधिकार से बच्चे का विकास होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है, राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता से बच्चे का विकास होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है, बाल श्रम और दुर्व्यवहार से सुरक्षा करने से बच्चों का विकास होगा, नहीं। तो बच्चों का विकास कैसे होगा? शिक्षा और सूचना तक पहुंच का जब उसके पास अधिकार होगा तब उसका बच्चे का विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट का वर्णन करता है जो सामान्यतः वयोवृद्ध लोगों के लिए अनुशंसित होती है? मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या होता है? ऐसा डाइट जो चबाने में बहुत इजी हो और क्वेश्चन में दिया है कि वृद्ध लोगों के लिए अनुशंसित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है कम वसा वाला आहार जो आसानी से पच जाए। ऑप्शन नंबर 2, उच्च फाइबर और लिपिड से भरपूर आहार। ऑप्शन नंबर 3, मसालेदार और चबाने में मुश्किल वाले आहार। ऑप्शन नंबर 4, वसा और प्रोटीन से भरपूर आहार। क्वेश्चन में पूछा हुआ मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट जो चबाने में इजी हो और वृद्ध के लिए रिकमेंडेड होना चाहिए। तो कम मसाला आहार होना चाहिए जो आसानी से पच जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ उच्च फाइबर और लिपिड से भरपूर आहार वृद्ध को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उच्च फाइबर मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में नहीं आता है। मसालेदार और चबाने में मुश्किल वाले आहार नहीं देंगे वृद्ध को। वसा और प्रोटीन से भरपूर आहार हम जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं उनको नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सरकार यह तय करना चाहती है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए निधि हेतु करों में वृद्धि की जाए या नहीं। इस प्रकार का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर 3, सकारात्मक अर्थशास्त्र पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर 4, मानक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन का मतलब ये है जो सरकार यह तय करना चाहती है कि सामाजिक कल्याण के लिए कुछ वो कार्यक्रम बनाना चाहती है। क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि सरकार सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के लिए कुछ निधि हेतु टैक्स में वृद्धि करना चाहती है। मतलब सरकार मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहती हो जो समाज के कल्याण के लिए हो। अब इसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। इन पैसों की ज़रूरत के लिए वो चाहती है कि वो टैक्स में वृद्धि कर ले, जिससे कि उसके पास इनकम ज़्यादा हो जाए। तो इसका विश्लेषण किस कैटेगरी में आता है, किस प्रकार के इकोनॉमिक्स के कैटेगरी में आता है? तो ये जो होता है मानक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक संपूर्ण तरल आहार लिक्विड डाइट का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1, इसमें केवल उच्च फाइबर वाले पानी जैसे स्पष्ट तरल पदार्थ और ब्रॉथ शामिल है। ऑप्शन नंबर 2, कम फाइबर वाले पोषक तत्व जो कच्छ ताप पर तरल अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, इसमें ऊर्जा के लिए मसालेदार और उच्च वसा वाले आहार शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 4, इसमें मुख्यतः फाइबर वाले ठोस और नरम आहार शामिल हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ फुल लिक्विड डाइट के बारे में पूछा है। तो इसमें लिक्विड डाइट में उच्च फाइबर रेशे नहीं होते हैं और उसमें मसालेदार तो बिल्कुल नहीं होता है, वसा फैट नहीं होता है, उसमें फाइबर नहीं होने चाहिए। उसमें कम फाइबर वाले पोषक तत्व जो कच्छ ताप पर तरल अवस्था में रहते हैं वे होते हैं। लिक्विड डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें फाइबर बहुत ही कम या फिर न के बराबर होते हैं और यह लिक्विड अवस्था में होता है। जैसे कि जो नारियल पानी हो गया या फिर जो ब्लैक टी होता है, ब्लैक टी
एकदम अच्छे से छना हुआ ब्लैक टी होता है, या फिर जो फलों का रस होता है, जैसे जो सेब का रस हो गया। फलों का रस ऐसा होना चाहिए जिसमें पल्प या फिर जो या जिसे हम गुदा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर लिक्विड होना चाहिए, जिसे हम आर पार अच्छे से आसानी से देख सके, उसे हम लिक्विड डाइट कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय का प्राथमिक प्राकलन किस प्रकार से किया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय आय का परिभाषा पूछा हुआ है, किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? केवल ऑप्शन नंबर 1 केवल सरकारी व्यय का योग करके, ऑप्शन नंबर 2 आयात से निर्यात को घटाकर, ऑप्शन नंबर 3 बैंकों में कुल मुद्रा संचलन को मापकर, ऑप्शन नंबर 4 एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16। एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य की गणना करके हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस ट्रेंड ने पारंपरिक भारतीय हथकरघा वस्त्रों की वाणिज्य संधारणीयता को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान की है? ऑप्शन नंबर 1 पारंपरिक बुनाई को समकालीन फैशन संग्रहों में समाहित करना, ऑप्शन नंबर 2 स्वचालित करघों द्वारा हथकरघों का स्थान लेना, ऑप्शन नंबर 3 उत्पादन को ग्रामीण शिल्प मेलों तक सीमित करना, ऑप्शन नंबर 4 विदेशी बाजारों में हथकरघों का अनन्य निर्यात। इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक बुनाई को समकालीन फैशन संग्रहों में समाहित करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थशास्त्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल आवंटन, ऑप्शन नंबर 2 सरकारी कराधान में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3 केवल विलासिता वस्तु उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 असीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं। तो अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? अर्थशास्त्र में सरकारी कराधान में वृद्धि के लिए का हम अध्ययन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अर्थशास्त्र में क्या हम केवल विलासिता वस्तुओं का उत्पादन का अध्ययन करते हैं? नहीं। असीमित संसाधन, तो कोई भी संसाधन असीमित नहीं होता है, सीमित होता है। और असीमित आवश्यकताएं, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उसका कुशल आवंटन करना, ताकि भविष्य में भी जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उसका उपयोग कर सके। अर्थशास्त्र में मेनली हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS के अनुसार बाल सुभेद्यता को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 प्राथमिक श्रेणियाँ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मीडिया के प्रभाव से प्रभावित बच्चों और सामाजिक अलगाव का सामना करने वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता और उन्नत कौशल की आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 है शैक्षणिक कष्ट वाले बच्चे और व्यवहार संबंधी चुनौतियां वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे और कानून से संघर्ष बच्चे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम होता है, इसमें 2 श्रेणियों के बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। पहले वे बच्चे होते हैं जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, दूसरे जो कानूनी रूप से संघर्षरत बच्चे होते हैं उनको इसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा तंत्रिका संचारक भाव दशा नियमन में प्रमुख रूप से संबंध है? डोपामाइन, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है डोपामाइन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ये जो हैप्पी हार्मोन कहते हैं, और ये जब हार्मोन जब हमारे शरीर में जब रिलीज होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम मोटिवेटेड होते हैं, इसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। ग्लूटामेट में ये ऐसा तंत्रिका संचारक होता है जो केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको उत्तेजित करने का काम करता है। फिर जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिलकोलिन जो तंत्रिका संचारक होता है या फिर एक तरह का जो हार्मोन होता है, इससे ये जो बेसिकली मांसपेशियों के संकुचन
और जो हमारी स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, सीखने होती है, इससे संबंधित होती है। और जो सेरोटोनिन होता है ये हमारी भाव दशा से संबंधित होती है, जैसे नींद, भूख से संबंधित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।